नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हम आपको मिलवाएंगे दिल्ली के पूर्व डीजी एनडीआरएफ और साथ ही हिमाचल प्रदेश के डीजीपी रहे संजय कुमार जी से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। जी धन्यवाद। संजय जी, जो आपका अनुभव हिमाचल प्रदेश डीजीपी के तौर पर और साथ ही एनडीआरएफ डीजी के तौर न्यू दिल्ली के तौर पर जो रहा है, इस अनुभव के साथ आप कैसे जो आज की परिस्थितियां पूरे देश में बनी हुई हैं, जो ये नेशनल लॉकडाउन हुआ और उसके बाद जो संक्रमण देश में फैल रहा है, इसके अनुभव पर आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे परिस्थिति को, इस पूरी महामारी को? जी हाँ, ये महामारी इस वर्ष के शुरू में ही हमारे देश में प्रवेश कर गई थी और उसके बाद धीरे धीरे राज्यों ने अपना जो कदम था वो उठाना शुरू किया। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी कुछ एडवाइजरीज भेजी थी। बाद में आपने देखा होगा कि जो एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट है उसके तहत राज्यों ने भी कदम उठाए, रेस्ट्रिक्शंस लागू किया गया है। और कुछ दिनों बाद जब स्थिति नियंत्रण में ना रही और ये बीमारी अपना जो स्वरूप है वो विकराल रूप धारण करती गई और धीरे धीरे कई राज्यों में फैल गई, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और उसके बाद जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हुआ। और लॉकडाउन में चूंकि बहुत फायदा नहीं हो रहा था तो इसलिए बार बार लॉकडाउन भी बढ़ रहा था और बीमारी का भी प्रकोप बढ़ता रहा। कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक जो अरेंजमेंट था उसमें शायद कोई कमी रही होगी, या हमने माइग्रेंट लेबरर्स या जो इस तरह के लोग थे जो कि बेरोजगार हो गए, जिनको जो भूखे थे, या रोड साइड ईटरीज बंद हो गई, खाने के प्रबंध बंद हो गए, तो ऐसे लोगों का खास करके शहरी एरिया में जब डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत होती है, वहाँ पर लोग एक ही छत के नीचे बहुत से लोग रहते हैं और वहाँ ना हाइजीन का कंडीशन अच्छा होता है और ना उनकी व्यवस्था सही होती है जिससे कि इतने लोग इतने समय तक बिना रोजगार के रह सकें। इन सबको देखते हुए ऐसी स्थिति में जहाँ की हमारे देश के अंदर का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, खास करके रेल और जो वायु मार्ग था वो बंद किया जा चुका था, रोड सड़क परिवहन बंद किया जा चुका था अचानक ही लॉकडाउन होने से। तो इन सब स्थिति में जो लोग कन्फाइंड थे उनकी समस्याएं बढ़ी और उनसे से मैं समझता हूँ कि फिर माइग्रेशन शुरू हुआ। हालांकि वो भी बहुत हताहत हुए। ऐसा मर्मस्पर्शी दृश्य देखने को मिला इस देश को, सारी मानवता या ये कहें कि हर हृदय रो रहा होगा ऐसी स्थिति में। और जबकि सबका मन दुखी होगा, ऐसी परिस्थितियों को पार करके भी ये लोग हजारों किलोमीटर तक भी दूर दूर गए अपने घरों को, अपने नेटिव प्लेसेस को। ऐसी स्थिति में न केवल जो हमने लॉकडाउन का बेनिफिट था वो खो दिया, बल्कि उनके साथ जो कुछ दिनों तक रहने के कारण ये बीमारी अगर फैली होगी, संक्रमित हुई होगी और लोगों में, वो भी पूरे देश में फैलती। और उसके कारण जो 1.5-2 महीने के बाद आपने देखा होगा कि यूरोप में, अमेरिका में जब ये ग्राफ नीचे आना शुरू होता है तो हमारे देश में अभी भी ये बढ़ता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जबकि हम अपने इस इकोनॉमिक कंडीशन का सामना कर रहे हों, जो बहुत बड़ा सपोर्ट ना हो, ऐसे लोग जो कि बेघर हैं, जिनके छत नहीं है, जिनके खाने के नहीं है, जो रोज कमाते हैं खाते हैं, इनकी समस्याएं बढ़ती गई। और जो प्रोडक्शन था यहाँ देश में बंद हो गया, सारे कामकाज बंद हो गए, तो दूसरे लोगों की भी समस्या बढ़ती गई। उसके साथ ही जो लोग कन्फाइंड होते हैं उनका जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उस पर भी असर पड़ता है। इस तरह की समस्याओं के कंपाउंडिंग से जो सिचुएशन पैदा हो गया, उसके कारण हमें इसमें धीरे धीरे ढील देनी पड़ी। और इसके कारण अब जो है उसमें बहुत अधिक संक्रमण का जब फेज आ चुका है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो बचाव का उपाय है, बचाव के जो उपाय हैं उनको करना बहुत ही जरूरी है। और उस बचाव में ही बचाव के उपाय में ही अपनी सुरक्षा है, सबकी सुरक्षा निहित है। और एक दूसरे का जो संक्रमण है उस पर भी हम तभी अंकुश लगा पाएंगे जब हर कोई उसमें मदद करेगा, हर कोई सावधानी बरतेगा। और जो एहतियात के उपाय बार बार बताए जा रहे हैं मीडिया द्वारा, सरकार द्वारा और अन्य एजेंसीज के द्वारा, उसको फॉलो करेंगे, उस पर गंभीरता से अमल करेंगे। कई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन लोगों के पास भी है, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश में भी काम किया है और दिल्ली में आप डीजी एनडीआरएफ रहे हैं, तो वहां से भी आपका ताल्लुक रहा है। दोनों राज्यों की जो परिस्थितियां हैं वो बेहद अलग हैं, लेकिन जो आंकड़े संक्रमितों के हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जहां दिल्ली अब 2 लाख को पार कर चुकी है और ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश है वहां तकरीबन 450 के करीब केसेस आए हैं। तो इतना ज्यादा ड्रास्टिक जो
एक डिफरेंस है, आखिर ये क्यों है? क्या जो यहाँ के लोग हैं उनकी हैबिट्स में कुछ अंतर है? आखिर क्यों इतना बड़ा अंतर हमें इन दो राज्यों में देखने को मिलता है? एनडीआरएफ के डीजी के तौर पर मैं पूरे भारतवर्ष के जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है उसका नेतृत्व कर रहा था, इसीलिए पूरे भारतवर्ष के मुझे उस बारे में अनुभव है। जो हिमाचल प्रदेश का खास करके आपने देखा होगा कि ये बहुत ही स्पेशली पॉपुलेटेड है, दूर दूर घर हैं, दूर दूर लोग रहते हैं वहाँ पर, जो बेसिकली ये रूरल एरिया है। रूरल एरिया में एक तो इकोनॉमी के कारण भी है, दूसरा कि स्प्रेड है, पॉपुलेशन डेंसिटी हिमाचल प्रदेश में ऐसे भी बहुत कम है, इतने बड़े स्टेट में जहाँ पर कि ये करीब 50-55 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो और आबादी 68 लाख 70 लाख की है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन कितना स्पेशली स्पेस डेंसिटी है वहाँ की। दूसरी तरफ भारतवर्ष में भी जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो आपने देखा होगा कि ये ज्यादातर शहरी एरिया में ही सीमित था, शहरी एरिया में ही इसका प्रकोप ज्यादा था, रूरल एरिया में कम था, और क्योंकि वहाँ माइग्रेशन कम था। और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई थी उसको अगर आप याद करें तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ये सारे के सारे लोग जो शुरू में आए थे वो कहीं ना कहीं विदेशों से आए थे, और जब विदेशों से आकर के वो शहरों में आए, जब बाद में जो लोग आए तब तक में यहाँ पर जो अंदर के संसाधन थे, जो रोड्स कम्युनिकेशन था, रेल कम्युनिकेशन था, यहाँ तक कि बाद में वायु सर्विस भी वो बंद कर दिया गया था, और वो बड़े शहरों में या जहाँ तहाँ वो कन्फाइंड हो गए, जो लोग आए थे वो अचानक लॉकडाउन से वो बंद रहे। लेकिन भारत की समस्या अलग है, यहाँ के लिविंग कंडीशंस डिफरेंट है। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो खास करके झुग्गी झोपड़ी के भी ऐसे लोग हैं, इतने बड़ी डेंसिटी है कि एक ही झुग्गी झोपड़ी के में एक ही छत के नीचे वहां पर 50-100 लोग तक भी रहते हैं। बॉम्बे में, दिल्ली में समस्याएं क्यों अधिक हैं, अहमदाबाद में समस्याएं क्यों अधिक हैं, कुछ शहरों में समस्याएं क्यों अधिक हैं? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होती है, यहाँ स्लम्स हैं, यहाँ पर लोगों के जो स्लम्स में खास करके लिविंग कंडीशन दूसरे हैं। जो शहरों में एक ही छत के नीचे बहुत लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ रहना महंगा होता है, ज्यादातर लोग रोजगार के लिए आते हैं, कम संसाधन में रहते हैं, तो उनके पास रहने के लिए उतनी दूरी नहीं होती है, तो उसमें ये बीमारी जब फैली, लेकिन उनके जो आजीविका के साधन बंद हो गए लॉकडाउन से। ऐसे लोग ज्यादातर होते हैं ऐसी जगहों पर जो कि कमाते खाते हैं, वो जो कमाना था उनका बंद हो गया, पिछले पैसे बंद हो गए, जो रोजगार देने वाले थे वो इस परिस्थिति में नहीं थे कि उनको लंबे समय तक खिला सकते थे, या उनका भी रोजगार देने का जो साधन था वो बंद हो गया। तो फिर उसका इफेक्ट ऐसे लोगों पर पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा, ताकि उनके जो आमदनी के साधन बंद हो गए, काम बंद हो गया, तो वो इन लोगों को रख नहीं सकते थे, तो इनको छोड़ना पड़ा, इनको जाने दिया गया। इस ऐसी स्थिति में इनके अलावा माइग्रेशन के अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं था कि अपने लोगों तक, अपने गांवों तक, अपने नेटिव प्लेसेस तक जाएं, वहां बहुत से लोग रख नहीं सकते थे। लेकिन जब हमने कोशिश की इसको लॉ एंड ऑर्डर के रूप में देखने की, तो कुछ दिनों तक तो हमने इनके ऊपर उसको जोर जबरदस्ती भी रोकने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इनकी परिस्थिति गंभीर थी, इनके पास संसाधन नहीं थे, भूखे बहुत दिनों तक नहीं रह सकते थे, रहने के लिए छत नहीं था, और उतने लोगों का हम ये कहें कि हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए, उनको रखने की, उनको खिलाने की, और उनकी जो आवश्यक चीजें थी उनको देने की। और दूसरा जो एस्पेक्ट था कि इनके अपने लोग किस हालत में हैं, इनके घर परिवार के लोग जो नेटिव प्लेसेस पर हैं वो किस हाल में है, उनको जानना जरूरी था, या घर परिवार के लोग जो गांवों में हैं, दूर दराज में हैं, हजारों किलोमीटर दूर हैं, दूसरे राज्यों में हैं, वो भी इनके बारे में जानना चाह रहे होंगे। तो ये दोनों ओर से सिलसिला रहा होगा, जिसके कारण इनकी मनोस्थिति भी अलग थी। तो और वो फिर बाद में ये बड़ी संख्या में निकलने शुरू हुए, और डिमांड फिर आता रहा कि इनको घर जाने की जल्दी है, घर जाना आवश्यक है इनका, ये रह नहीं सकते हैं, इनके इकोनॉमिक कंडीशन चाहे हो या मानसिक परिस्थिति हो या हालात ऐसे हो, ताकि इनको जाना जरूरी है। सही एकदम ये प्रक्रिया बताई है कि कैसे विदेशों से ये बीमारी हमारे देश में आई और फिर देश में शहरों से ये गांव तक पहुंची है। लेकिन अगर मैं हिमाचल प्रदेश की ही अब बात करूं तो और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां से बहुत ज्यादा अलग है,
क्या लोगों का जो एक व्यवहार है, लॉकडाउन का सही ढंग से पालन करना, कहीं भी लापरवाही की गुंजाइश ना छोड़ना, क्या ये भी एक छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देखते हैं कि शहरों में शायद लोगों ने नहीं बरती तो वहां ज्यादा आपको केसेस दिखते हैं, वहां ज्यादा संक्रमितों की संख्या है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां शायद ज्यादा डिसिप्लिन में लोगों ने इस लॉकडाउन का पालन किया है? जी हाँ, ऐसे आप देखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र हों या जो ग्रामीण क्षेत्र हैं भारतवर्ष में, वो ज़्यादातर जो हैं वो अपने काम के लिए आत्मनिर्भर हैं बहुत हद तक वो शहर में कभी-कभी ही जाते हैं अपने जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको लाने के लिए या वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए। लेकिन वहाँ पर रहने का उनका सिस्टम जो है वो अपने अपने आप पर वो निर्भर हैं, वहाँ पर काम के लिए, उनके खाने-पीने के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए वो आत्मनिर्भर हैं। और ऐसी स्थिति में जो शहर और गाँव के जो ये डिफरेंस है वो वही था कि शहर में लोग हर काम के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ पर एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, अपना काम करते हैं लेकिन बाकी काम के लिए वो दूसरे पर निर्भर हैं। तो हर काम के लिए अलग-अलग विंग हैं, अलग-अलग व्यवस्था है और अलग-अलग उनके कर्मचारी हैं। तो इस तरह से मिक्सिंग बहुत है यहाँ पर खाने के लिए। जो अगर जैसे पहले दिन देखा होगा आपने शुरू के 1-2 दिनों में कि जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पर खाने की चीज़ों के लिए होड़ लगी रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीमित लोग हैं कमाते हैं, खाते हैं, लाते हैं। लेकिन जब उनको शायद ये मन में भय आया होगा कि यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान मिलेगा या ना मिलेगा खाना, तो उन्होंने उसको होर्डिंग शुरू कर दी, उनको जमा करना शुरू किया, इसलिए वहाँ पर अव्यवस्था हो रही थी। लेकिन गाँवों में कम्युनिकेशन भी बहुत ही क्लोज है, लोग हर एक-दूसरे को जानते हैं, उसमें सपोर्ट करते हैं। अगर कोई दुकान है, तो वो उनको आपस में खिला सकता है, आपस में उनको उधार भी देने को तैयार होता है और एक-दूसरे की मदद भी करते हैं। शहरों में यह व्यवस्था बिल्कुल ही भिन्न है, इसीलिए यहाँ पर हर काम के लिए लोग दूर-दूर भी जाते हैं, जहाँ जो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, खास करके ऐसे लोग जो गरीब थे, उनके पॉकेट्स होते हैं कि जो मार्केट उनको सस्ता दिखता है, वहाँ जाते हैं खाने के लिए। जब वो बंद हो गए थे, चाहे ईटरीज़ हो, वो रोड साइड की उसमें खाते हैं ज़्यादातर लोगों ने, आपने देखा होगा फुटपाथ पर जो रेहड़ी लगाई जाती है, खाना बनाते हैं, उसमें भी बहुत भीड़ लगी होती है। तो ऐसे लोगों का जब खाने का सिस्टम बंद हो गया तो इनको जाने के लिए, बनाने के लिए, खाना उपलब्ध करने के लिए जो वॉलंटियर थे वो कुछ समय तक तो काम आ रहे थे या जहाँ-जहाँ वॉलंटियर थे वहाँ तो उनको खाना शायद मिल रहा होगा, लेकिन हर जगह वो उपलब्ध नहीं था, व्यवस्थित रूप से नहीं उपलब्ध हो रहा था। फिर राशन लाना है तो वो कहाँ लाने जाएँगे लाने के लिए, महँगा राशन उनको लेना पड़ता। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे होकर के ये कंपाउंडिंग ऑफ जो प्रॉब्लम था वो होता रहा और ये मास माइग्रेशन शुरू हुआ, बल्कि अब तो उल्टा है। ऐसे लोग ये हैं जो कि इनको गाँवों में भी छत नहीं है रहने के लिए। उनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे बहुत लैंडलेस है क्योंकि वो शहर पर ही निर्भर थे अपने काम के लिए। अगर कुछ लोगों ने उसमें से अपने घर बनाए हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुतों के राशन कार्ड में नाम नहीं है या नाम है तो उनका राशन वहाँ जा रहा है, उनका बैंक अकाउंट उधर है। तो ऐसी स्थिति में उनको जाकर के अपने लोगों से मिलना-जुलना, उसके साथ ही इन आवश्यक चीज़ों को सॉर्ट आउट करना कि हमें पैसा कहाँ से लेंगे, कैसे हम गाँव से या अपने अकाउंट से अपने पास रख सकें, अपने जो संसाधन सरकार ने भी उपलब्ध करवाए हैं, चाहे वो राशन हो या पैसा हो, उसको किस तरह से वो शेयर करें और अपने साथ रखें या शहर में रह कर के उसका उपयोग करें या शहर में अगर वो कमा रहे हैं तो गाँव तक भेज सकें अपने घर परिवार, अपने संबंधियों के लिए ताकि उनके बच्चों की देखभाल हो सके। ऐसी स्थिति में जब उनके पास सीमित संसाधन है, तो उस आवश्यकता थे। तो गाँव और शहरों में ये एक-दूसरे का जो सपोर्ट सिस्टम है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। भारतवर्ष में अभी जो माइग्रेशन है, आप देखेंगे कि भारतवर्ष भी जो आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारतवर्ष के 2 तिहाई से ज़्यादा 70-75% जो आबादी थी, वो गाँवों की थी। तो उस तरह से 80% जनता करीब यहाँ पर माइग्रेंट है। अगर आप देखें तो वो दूसरा-तीसरा जनरेशन ही अभी है और सबके जो रूट्स हैं, वो गाँव में हैं। सबके कोई न कोई लोग वहाँ रह रहे हैं। उस तरह से हर कोई यहाँ पर माइग्रेंट है, वहाँ से आया है। तो ऐसे स्थिति हमें समझ करके उनका की देखभाल करनी चाहिए और उनको सपोर्ट देने के लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए ताकि अगर वो भी सुरक्षित हैं, वो भी सही समय पर अपना काम कर सकने के लायक तैयार
हो जाते हैं तो हमारा हो जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी और की जरूरत है। और संजय जी, लापरवाही ना बरती जाए, सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि कोविड 19 का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए सतर्कता, लापरवाही ना बरतना, यही कुछ की पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी बने हैं, जून में ही उन्होंने अपना पदभार संभाला और उसके बाद उनसे मुलाकात करने के लिए कई लोग आए, जिन्हें मिठाई खिलाई गई उन्हें, और एक शख्स दिल्ली से भी आए थे जो उसके बाद पाया गया कि वे कोविड 19 से संक्रमित हैं, उन्हें बीमारी है, कोविड 19 हो गई है और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो अब पूरा जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय है, उसे सील कर दिया गया। तो आपको लगता है कि जो छोटी छोटी सतर्कता बरतनी चाहिए हर स्तर पर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है और शायद ये एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है उसके लिए। जी हाँ, जैसे खास करके जब ये अनलॉक हो रहा है, हम धीरे-धीरे सिस्टम को ओपन कर रहे हैं, तो इस ओपनिंग में और भी अधिक हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें लोगों का जो आना-जाना है वो बहुत अधिक है। कहीं-कहीं पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है, बहुत सारी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और अभी तो यहाँ पर ग्राफ राइजिंग है। जैसा मैंने बताया शुरू में ही कि अभी तो बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि अभी हमारे यहाँ जो टेस्ट है वो बहुत कम ही टेस्ट हो पाए हैं, अभी टेस्टिंग भी नहीं है। तो उस तरह से आपने अगर सुना होगा तो हॉस्पिटल्स में भी बेड्स का अब अभाव होने लग गया है, जो आप समाचारों में आप लोग दे रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि हम लोग बढ़ रहे हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जब हमने ओपन कर दिया है कि अपने आप सब लोग इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी बिना वैक्सीन के, बिना इलाज के, बिना मेडिसिन के ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उसमें ये सर्टेनिटी नहीं है कि जिसको वो इन्फेक्शन होगा उसका इलाज किस तरह से हो पाएगा, और वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से उसको एक्सपोज करना रिस्की है, इसलिए और भी अधिक प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है ऐसे समय में, जबकि हमने सिस्टम को ओपन किया हुआ है। और आपने देखा कि जो वहां पर भी केस हुआ शिमला में, जैसे ही ओपनिंग हुआ तो लोग वहां पर मिलने पहुंचे और इस तरह की स्थिति वहां पर बनी, और प्रिकॉशन के तौर पर वो पुलिस हेडक्वार्टर सील किया गया ताकि वहां पर डिसइंफेक्ट किया जा सके और सब लोग अपना टेस्ट करवा के फिर काम पर लौटें, जैसे भी जिनकी स्थिति है उसके अनुसार वो उपचार करें या क्वारंटाइन करके फिर आए। तो इस तरह से प्रिकॉशन जो बताए गए हैं उसका पूरा पूरा पालन करें लोग, चाहे वो मास्क पहनना हो, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग है, या उनके जो कफ एटिकेट्स हैं, लोगों से मिलने जुलने के बारे में जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, लोगों से दूरी बनाए रखने के बारे में, हाइजीन के बारे में, ये सारी चीज ध्यान रखें। हैंड हाइजीन के बारे में, खास करके स्नीजिंग और कफिंग के बारे में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संजय जी, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ से मैं अब, क्योंकि हम अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव में हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर आप यहाँ से भविष्य कैसा देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिली जुली इंफॉर्मेशन मिल रही है। कहीं पर ये कहा जा रहा है कि इसकी संख्या, अगर मैं दिल्ली की खास तौर पर बात करूं, कि 5 लाख के पार भी जा सकती है। कई क्षेत्रों में ये भी कहा जा रहा है, कई जगहों पर या फिर कई जो रिनाउंड फेसेस हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अब हमें इसके साथ लड़ना सीखना होगा, इसके साथ जीना सीखना होगा। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस बात पर विश्वास करें। क्या ये वाकई हमारी जान के लिए अब भविष्य में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, या फिर हम इसके साथ यूं ही चलना सीखते जाएं? तो आप इसे कैसे देखते हैं? यहाँ से क्या भविष्य रह सकता है इस कोविड 19 का? नहीं, यूं ही चलना सीखने के तो सही है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कम्युनिटी स्प्रेड के मामला हो या फिर हर्ड इम्यूनिटी का मामला हो, वो रिस्की है उस सेंस में कि उसके बिना, वैक्सीन के बिना या मेडिसिन के बिना उस एक्सपोज करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी उपचार उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रिकॉशन लेना ही आवश्यक है, और जितना प्रिकॉशन ले सके उसी में बचाव है अपना। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, यूरोप और अमेरिका में 1.5-2 महीने के बाद ये ग्राफ नीचे आता हुआ दिख रहा है, ताकि केस कम हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी लॉकडाउन हमने उसी उद्देश्य से किया था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर लॉकडाउन में जो अपनी समस्याएं थी, शायद हमने यूरोप अमेरिका से सीख करके इसे लिया होगा, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन हो रहे थे। तो लॉकडाउन करना हो या कोरोना वॉरियर्स के जो सपोर्ट करना हो, उनका मोरल बूस्टिंग करना हो, या फिर जो हमारे ये जो उपाय जो हम बताए जाते हैं, चाहे वो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है,
कफ एटिकेट है, सारी बातें हमने ली। लेकिन जहाँ तक इकोनॉमिक कंडीशन है, हमारे लिविंग कंडीशन है, उस बारे में हमने लोगों के जो यहाँ परिस्थिति है, डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं, जो बेरोजगारी की समस्या है या हंगर की समस्या है, उस ओर हमने शायद प्लान कम किया होगा, जिसके कारण यहाँ पर जो हमें कंट्रोल था, जो हमारा सिस्टम था, वो सस्टेन नहीं हो पाया और उस सस्टेन नहीं होने के कारण लोग फैलते चले गए। बिल्कुल। और अब जो ये शुरू हुआ माइग्रेशन बाद, उसका इफेक्ट आने में फिर हो सकता है कि 1.5-2 महीने और लग जाएं और उसमें नेचुरली जो अभी ग्राफ बढ़ रहा है, तो उसमें लोग अंदेशा लगा रहे हैं, अपने-अपने मॉडल वहाँ पर हैं, कोई मैथमेटिकल मॉडल है, कोई मेडिकल मॉडल है, कोई रिसर्च मॉडल है इन चीजों को कैलकुलेट करने का, इवैल्यूएट करने का। लेकिन संजय जी, अब मैं आखिर में आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि क्या संदेश आप यहाँ हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं कि क्या किया जाए इससे बचने के लिए, या फिर कोई सलाह आप देना चाहते हो? नहीं, जो भी एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं उसको माना जाए। इसमें वही है कि हम, जैसा मैंने बताया कि इसमें प्रिकॉशन लेना ही एक अपना बचाव है, वही उपाय है। और जो भी प्रिकॉशन के लिए सलाह दी जाती है, चाहे वो इम्यूनिटी बढ़ाने का हो, जो कि हमारा एज ओल्ड ट्रेडिशन है, उसके का माध्यम से हो, योगा मेडिटेशन है, या आयुष की दवाइयाँ हैं, या होम्योपैथिक सिस्टम है, या जो एलोपैथिक सिस्टम है। एक तो वो है, फिर घरेलू नुस्खे हमारे यहाँ हैं, जो बैलेंस डाइट है वो उसका है, और जैसा जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, चाहे वो मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का है, हाइजीन का है, जो कफ एटिकेट्स हैं, उन सारी बातों का ध्यान रखा जाए। और जब सब लोग मिलके इसको करेंगे एक साथ, मैं सबका आह्वान करना चाहूंगा कि सब इसको फॉलो करें, ताकि वो एक दूसरे तक ना जाए जो समस्या है, और अपने आप ही वो नीचे आ जाएगा। हर कोई अगर करेगा उसका, हर कोई प्रिकॉशन लेगा, तो समस्या भी वही हल होगी। वही एक उपाय है, वही हल है, अभी तत्काल जब तक की दवाई नहीं निकलती है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे संजय कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भविष्य में, क्योंकि इस बीमारी के बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, लेकिन क्या उसकी सार्थकता है, क्या उसकी सत्यता है, इस पर कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठते भी रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना खुद का ध्यान रखें, सकारात्मक रहें, क्योंकि हम सब मिलकर ही इस बीमारी से लड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।